बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने अर्ली मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें जे थॉमसन और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमने डिटेल में देखा था। अब नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आता है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बोहर मॉडल है रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी, उस बोहर ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और उसने अपने कुछ पास्टुलेट्स, चार पास्टुलेट्स बयान किए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 19। इसके लेक्चर से पिछले लेक्चर के बारे में कोई अगर आपने क्वेरी है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तो हमारा आज का आउटलाइंस जो होंगी वो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के पास्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें जो एनर्जी बोर एनर्जी जो है ना वो हमने देखेंगे, उसकी डेरिवेशन भी करेंगे कि बोर एनर्जी किस तरह निकाली गई थी। और ये जो बोर ने एनर्जी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, और बोर रेडियस इज़ आल्सो क्वांटाइज्ड। और उसके बाद बोर क्रॉसपॉन्डिंग्स प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, और उससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स और अपने इसके रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने डिस्कस करना होगा। तो हमारे पास बोहर के जो पास्टुलेट्स हैं, इसके मुताबिक बोहर के जो ने अपने चार पास्टुलेट्स दिए थे। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं प्रोटॉन के गिर्द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस में हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक फोर्स होती है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन, जिसकी बेस पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इस अट्रैक्शन इतनी होती है और वो उन ऑर्बिट में फिक्स रहते हैं। That is our first Bohr postulate. Second, only certain electron orbits are stable. तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव करते हैं, हर जगह मूव नहीं करते। इन वन ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, उन ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। उस जिसको बोर ने इसको ये नाम दिया था, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उन स्टेशनरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी इमिट नहीं करता। हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब एनर्जी इमिट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्लासिकली कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन्स मोशन। तो हम क्लासिकली भी इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। बोहर एटॉमिक क्लेम्स, Bohr models claim that the centripetal acceleration electron does not continuously emit radiation। कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है ना कंट्रोल इमिट नहीं करता, लूज एनर्जी नहीं करता, इवेंचुअली स्पेयरिंग इनटू द न्यूक्लियस। जब नहीं करेगा तो वो स्पेरल इनटू द न्यूक्लियस नहीं होगा, एज प्रेडिक्टेड बाय क्लासिकल फिजिक्स। एंड जैसे कि रदरफोर्ड ने अपने प्लैनेटरी मॉडल में इसको बयान किया था। तो इट मींस दैट इज द आंसर ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो एटम इमिट्स रेडिएशन, एटम जो है ना वो रेडिएशन इमिट तब करता है जब इलेक्ट्रॉन मैक्स ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी मोर एनर्जी लेवल इनिशियल ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब वो जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो एनर्जी जो है ना इमिट कर सकता है, अदरवाइज एनर्जी इमिट नहीं करेगा। दिस ट्रांजिशन कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड और ट्रीटेड क्लासिकली, जब क्लासिकली इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। In particular, the frequency f of the photons emitted in transition is related to change in atom energy and is not equal to the frequency of electrons orbital motion. Frequency of emitted radiation is found from the energy conservation expression। तो हमें ये भी पता है कि आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ई एनर्जी जो होती है एच एफ के बराबर होती है, चेंज इन एनर्जी ए आई माइनस ए एफ इज इक्वल टू एच एफ। ये ई आई इनिशियल एनर्जी है हायर स्टेट में, और ये फाइनल एनर्जी है लोअर स्टेट के अंदर, दोनों का डिफरेंस जो है ना वो एच एफ के बराबर होगा। तो ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ। तो दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में हम जाएंगे। द साइज ऑफ एन अलाउड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड। तो इट मीन रेडियस ऑफ एन एटम्स, रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम्स, या किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है या ऑर्बिट का रेडियस जो है ना वो हम लोग कर सकते हैं, उसको साइज कहते हैं। बाय ए कंडीशन इम्पोज ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमने ये कंडीशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है एम वी आर, ये हमें पता होता है, एम वी आर बराबर होता है एन एच कट। एच कट जो होता है टू एच ओवर टू पाई के बराबर होता है। एन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ये हमारा जो है ना एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वेयर एम ई इज द इलेक्ट्रॉन मास, वी इज द इलेक्ट्रॉन स्पीड एंड इट्स ऑर्बिट, आर इज द ऑर्बिटल रेडियस।
तो ये हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स हैं। इन पोस्टुलेट को आगे जाके हमने प्रूव करना है। इन अदर वर्ड इस पोस्टुलेट से हमें ये चीज़ पता चलती है एनर्जी जो है ना ये क्वांटाइज्ड है, ये हर जगह जो है ना वो सेम नहीं रहती। जहाँ ऑर्बिट्स हैं एन इक्वल 1 2 एंड 3 उसमें तो ये एनर्जी की खास वैल्यू होती है और ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है और उसका जो साइज़ है रेडियस ये भी क्वांटाइज्ड है। और जब इलेक्ट्रॉन और हायर लेवल से लोअर लेवल में आते हैं तो वो एनर्जी इमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो आगे जाके हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डेरिवेशन देखनी है। तो ये और एनर्जी डेरिवेशन, ये एनर्जी की डेरिवेशन है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये नोट्स में हमने कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट की हुई है। तो ये एक खास डेरिवेशन दी हुई है, आपने इसको 1 बाय 1 स्टेप्स आराम से जब रीडिंग करोगे तो आपको इसके पता चल जाएगा। आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी डेरिवेशन आप इजी है, आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से क्विकली रिव्यू करा देता हूँ। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हमने एफएससी के अंदर सीखी हैं। वी कंसिडर ए स्टेशनरी न्यूक्लियस इक्वल टू जेड ई। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो जेड ई होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ई होता है। अब जेड ई और ई के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कॉलम फोर्स होती है, तो दो चार्जों के दरमियान एक चार्ज जेड ई है एक चार्ज ई है, तो वो जेड ई इंटू ई और आर स्क्वायर के बराबर होता है। उसके साथ हम के लगाते हैं माइनस के यहाँ पे कांस्टेंट है और ये माइनस साइन ये शो करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यू सब लेंगे चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने के ऊपर ये है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड के इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ द सेंट्रीपिटल। आर जो है ना इसके दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, न्यूक्लियस लेके इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, तो वो रेडियस डिस्टेंस से होगा। और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज न्यूटन कांस्टेंट, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स मास मल्टीप्लाई इट्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। जब हमें ये भी पता होता है ये फोर्स जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है एम माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो माइनस वी स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसलिए माइनस वी स्क्वायर ओवर आर यहाँ पे लगाया हुआ है। माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी एक फोर्स है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में फोर्स है। 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास एम वी स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर ओवर आर इक्वेशन नंबर ए है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, पोटेंशियल एनर्जी की हम जानते हैं के जेड ई स्क्वायर इनटू आर, that is the definition of a potential energy, or negative sign it's present because the force is attractive rather than repulsive। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है और उसको किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी हमें पता होती है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर निकालें तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 के जेड ई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू 2r। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ये किनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये हमारे पास एनर्जी है, बट वी नो दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हम जानते हैं कि हमने शुरू में जो एंगुलर मोमेंटम वाला जो फार्मूला है वहाँ से अगर हम देखें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम एम वी की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू निकालें तो एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर और एम के जेड ई स्क्वायर, ये इसमें अबव इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दिया जाए आर की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इन दिस फॉर्म। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम के ये भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट होता है, एच कट भी कांस्टेंट है। सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ई वन की वैल्यू आ जाएगी -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी इज जस्ट अमाउंट नीडेड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम। इट इज sometimes denoted by EI, ionization energy. For ionization energy, then EI is equal to E1 over n square is the expression energy of the nth derivative and nth level। तो ये आप एनर्जी की डेरिवेशन है, ये आप उम्मीद करता हूँ कि आराम से अच्छे तरीके से कर लोगे। इसी तरह आप E1 निकाल सकते हैं, E1 n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें E1 आ जाएगा, n की वैल्यू ये E1 के लिए है, इसी तरह 2 पुट करोगे तो हमारे पास इसको कम होना शुरू हो जाएगी, 3 पुट करोगे तो और कम होगी, ऐसा ऐसा ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी। नेगेटिव शो करता है कि एनर्जी जो है ना ये बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस में बॉन्ड होता है और एनर्जी जो है ना इसकी जो है अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगी हुई है इसके पास।
तो इसी तरह हमने बोहर रेडियस का ये भी डेरिवेशन देखना है कि रेडियस भी उसका क्योंकि क्वांटाइज्ड है, कि खास रेडियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेशनरी सेल में वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसको बोहर रेडियस भी निकाल सकते हैं। एज फ्रॉम द बोहर पोस्टुलेट वी नो दैट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, एम वी इज इक्वल टू एन एच कट ओवर आर। स्क्वेयरिंग वी हैव, जब इसको स्क्वायर लेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एम हमने नहीं लेना, एम यहाँ डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आपने सही कर लेना है। फ्रॉम क्वेश्चन ए वी नो दैट एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे फिर एम आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर वी गेट, जब हम इस वी स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे एम मिसिंग है, तो ये एम यहाँ पे आ गया है। एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कट भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, एन इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज दिस, ये सारे R1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमें पुट कर देना है, एच का एच बराबर होता है एच ओवर 2 पाई, के की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होती है, ये सारे पुट करेंगे तो 592 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास फर्स्ट बोहर है। अगर एन इज इक्वल 2 है तो ये मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन स्क्वायर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास नेक्स्ट R2 आ जाएगा एंड सो ऑन। Then this is called the Bohr radius. It is form of same order of magnitude of the radius of an atom that is determined by kinetic energy of the gases. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी डेरिवेशन अच्छे तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी लेवल्स डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एंड स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी जेविड की बुक में दिया हो गया, इजी नोट्स यहाँ पे मैंने उसको बनाए हैं, तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आप आराम से वो कर लोगे। तो यहाँ पे एज वी नो दैट एनर्जी का फार्मूला होता है ये माइनस 13.6 और एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1 है। एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, अगर 2 पुट करेंगे तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 3 एन इज 3 पुट करोगे तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 पुट करोगे 0.85, अप टू इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस क्वेश्चन में पुट करने के बाद। ये आपकी एनर्जी लेवल्स डायग्राम आ जाती हैं। इसी तरह आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। अगर आप 1 में आ जाएंगे, हायर लेवल से लेके 1 में आते हैं तो लेमन सीरीज होती है, 2 में आती है एन इज इक्वल टू 2 में आते हैं तो बॉमर सीरीज होती है, एन इज इक्वल टू 3 में आते हैं पास्टल सीरीज होती है, एन इज इक्वल टू 4 में आती है तो ब्रैकेट सीरीज होती है, एंड सो ऑन। ये भी सीरीज परफेक्ट सीरीज एंड सो ऑन, ये अभी आप मालूम कर सकोगे। तो इसी तरह एनर्जी E1 जो है ना हमारे पास आती है तो के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन और लिमिटिंग में चले जा सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो आप आराम से इस चीज़ को कर पाओगे। इसी को हम कहते हैं सीरीज, इंडिकेट सीरीज, बॉमर सीरीज एंड सो ऑन। इसको अगर हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 और 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिसे हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 ओवर ये बॉमर के लिए है, एन इज इक्वल टू 1 लेमन सीरीज के लिए एंड सो ऑन। ये वो बातें हैं जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में अच्छे तरीके से किया था। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सीरीज का लेमन सीरीज एंड सो ऑन। इसको भी आप पास चैनल से सर्च एंड सो ऑन, ये अच्छे तरीके से करोगे तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, बोर मॉडल फिर नाकाम क्यों हुआ, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। जो स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें से बनी थी इसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। बोर एटम मॉडल इंट्रोड्यूस ओनली 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में था, जबकि बाद में हमने देखा और भी इसके अंदर क्वांटम नंबर्स हैं। वहाँ तक इट मीन ये सिर्फ बोहर मॉडल जो है ना हाइड्रोजन एटम्स को एक्सप्लेन कर सकता है। जब एटम साइज बढ़ता है तो बाकी एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको कर लोगे। तो बोहर क्रॉस पोर्टिंग प्रिंसिपल क्या होता है? In our study of relativity, we found that Newtonian mechanics is a special case of relativistic mechanics and it's usable only for speed much less than the c. जब c से कम कुछ पार्टिकल होते हैं तो उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स एग्रीज विद क्लासिकल फिजिक्स
व्हेन डिफरेंस बिटवीन क्वांटाइज्ड लेवल बिकम्स विनिशिंग स्मॉल, जब क्वांटाइज्ड लेवल जो है ना वो बहुत छोटा हो जाए। इन प्रिंसिपल फर्स्ट सेट फॉर बोर इट इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द हाइड्रोजन एटम विद n greater than 10,000 फॉर सच लार्ज वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू अगर हम 10,000 बढ़ा दिया जाए तो वो जो क्वांटम फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स को अप्रोच कर जाती है। इसको हम जो है ना ये बोर क्रॉसपोर्डिंग प्रिंसिपल कहते हैं। कंसिक्वेंसली क्लासिकल मॉडल इज रीजनेबली एक्यूरेट इन डिस्क्राइबिंग सिस्टम फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। According to classical picture, the frequency of light emitted by atom is equal to frequency revolutions of electron in its orbit about the nucleus. Calculation show that n greater than 10,000, this frequency is different from that predicted by quantum mechanics by less than 0.015%। तो ये परसेंटेज बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको क्रॉसपोंडिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे 42.1 एग्जांपल दी हुई है। तो इस एग्जांपल को अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स मेक ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 n 2 से 1 में आता है तो फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जब आप वेवलेंथ निकालेंगे तो उसको फार्मूला में c ओवर लैम्डा पुट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो वेवलेंथ का फार्मूला हमें रेडबर्ग कांस्टेंट या हमें लेमन सीरीज से पता चल जाता है। लेमन सीरीज जो होती है 1 से 2 में जब आता है 1/1 स्क्वायर में 1/2 स्क्वायर, ये पुट करने के बाद आर एच की वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 122 नैनोमीटर आ जाएगी। तो सी को जब इस वेवलेंथ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इससे आगे जो प्रॉब्लम दी हुई है बी सी और डी ये भी आप करने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो इसके अलावा और भी प्रॉब्लम आप करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी प्रॉब्लम इसके रेलिवेंट जो है ना वो भी आप करेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला या क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता, क्वेश्चन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।